RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। अभी तक हम आपको विभिन्न वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं आवर्त सारणी नामक चैप्टर की, जिसमें हमने आपको S, P, D और F इन सभी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें SPDA के तो लक्षण प्रस्तुत कर दिए गए। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं F ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। तो जिस क्रम में हमने पिछले ब्लॉक के तत्वों के लक्षण पढ़े हैं, उसी क्रम में आज हम इस एफ ब्लॉक को भी पढ़ लेंगे। और इसमें भी बहुत कम लक्षण आपके उपस्थित हैं, बहुत कम जानकारी इसके बारे में दी गई है। विस्तार पूर्वक वर्णन इसका हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। तो एफ ब्लॉक के तत्वों के लक्षण में सबसे पहला पॉइंट, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही आता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है, जिस कारण इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में इन्हें बिल्कुल बाहर की ओर दो अक्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है, जिन्हें क्रम से लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी या दुर्लभ मृदा धातु, ये तीनों एक के ही नाम है। या तो लैंथेनाइड कह लीजिए, 4F कह लीजिए या दुर्लभ मृदा धातु कह लीजिए, जिसमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक कहा जाता है। एवं एक्टिनाइड श्रेणी या 4F की बजाय यहाँ पर ही आपकी 5F श्रेणी आ जाएगी, और इसी में परमाणु क्रमांक 90 से 103 होते हैं। ये इनको कहा जाता है। एक्चुअल में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जब वो 4F में प्रवेश करता है तो उसे 4F श्रेणी, और 5F में प्रवेश करता है तो उसे 5F श्रेणी कहा जाता है। अब एक बात और है यहाँ पर, जो ये लैंथेनाइड हैं, एक परमाणु क्रमांक 57 का जो तत्व होता है लैंथेनम, उसके बाद ये तत्व आते हैं, जिस कारण इन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है। इसी प्रकार से एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं, वो परमाणु क्रमांक 89 का तत्व होता है एक्टिनियम, जिसके बाद आने के कारण इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। इसमें जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्व हैं, इसमें परमाणु क्रमांक 61 का एक तत्व होता है, जो कि आपका प्रकृति में नहीं पाया जाता, वो केवल प्रयोगशाला में बनाया गया है, जिसका नाम होता है प्रीमिथियम और प्रतीक होता है PM। इसी प्रकार से जो एक्टिनाइड श्रेणी है, उसमें परमाणु क्रमांक 92 यानी यूरेनियम से आगे के जो सभी तत्व हैं, जैसे नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम आदि हैं, वो परमाणु क्रमांक 92 से आगे के तत्व हैं, तो उन्हें भी प्रयोगशाला में ही बनाया गया है, वो भी प्रकृति में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं और प्रकृति में पाए भी नहीं जाते, यानी प्रयोगशाला में भी बनाए गए कुछ तत्व इसमें लिए जाते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है कि एफ ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे डी ब्लॉक के करते थे, ये भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर देते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व सभी तत्व धातु हैं, कठोर होते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक के तत्व में था, वो भी धातु थे, कठोर थे, और इनके भी गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं। इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण एफ ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनमें संकर आयन बनाने की भी प्रवृत्ति होती है। तो एफ ब्लॉक के तत्व सामान्यतः वैद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, लैंथेनम, सीजियम, यूरेनियम, थोरियम आदि, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें और इस एफ ब्लॉक के सभी लक्षणों को अपनी कॉपी में उदाहरण सहित लिख लें, क्योंकि अब हम इससे आगे के टॉपिक लेकर चलेंगे। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है अकीरीय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये अकीरीय युग्म प्रभाव होता क्या है, इसको हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। देखिए आपके सामने नोट्स में तो इसकी टोटल परिभाषा लिखी हुई है, लेकिन अब इसको समझाया कैसे जाता है। देखिए पी ब्लॉक के दीर्घ आवर्त में, दीर्घ आवर्त यानी जो आपके बड़े आवर्त हैं, जिसको कि हम चौथा और पांचवा आवर्त कह सकते हैं, क्योंकि छठा और सातवां आवर्त हमारा अति दीर्घ आवर्त होता है। तो दीर्घ आवर्त में स्थित भारी तत्वों यानी जो नीचे उपस्थित तत्व हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या उनकी वर्ग संयोजकता से कम होती है। भाई आवर्त सारणी में किसी भी तत्व को जिस वर्ग में रखा गया है, वो उसकी संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व पर उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करता है। तो भारी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या उसकी वर्ग संयोजकता से कम होती है, जिसका कारण s इलेक्ट्रॉन की बंध न बनाने की प्रवृत्ति
होती है। अर्थात वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व होना ही, उसके स्थायीकरण का बढ़ना ही अकीरिय युग्म प्रभाव कहलाता है। अब एक्चुअल में इस अकीरिय युग्म प्रभाव का कारण क्या होता है वो एक अलग परिभाषा के रूप में भी दिया जा सकता है, जिसको हम या के रूप में कह सकते हैं कि s इलेक्ट्रॉन के द्वारा बंध नए बनाने की प्रवृत्ति ही अकीरिय युग्म प्रभाव कहलाती है। अब देखना s इलेक्ट्रॉन हो गए, मैं अभी इसको व्याख्या करूंगा, इसको समझाऊंगा आपको। s इलेक्ट्रॉन हो गए और युग्म प्रभाव है, युग्म यानी जोड़ा। s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनके द्वारा बंध नए बनाने की प्रवृत्ति यानी वो अक्रिय हो जाते हैं, क्रिया नहीं करते, बंध नहीं बनाते, और चूंकि वो जोड़े में उपस्थित होते हैं इसी कारण इन्हें अक्रिय युग्म कहा जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है देखिए, जैसे थर्ड ए समूह की वर्ग संयोजकता 3 है, तीसरे समूह की जिसमें आपका एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है, तो ये तत्व इस थर्ड ए समूह में आते हैं। इसको हम 13 समूह भी कहते हैं। तो थर्ड समूह में होने के कारण हर एक की संयोजकता 3 होती है। जैसे एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13, 2, 8 और 3 होता है, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसका जो संयोजकता होती है एल्यूमिनियम की वो 3 होती है। गैलियम की भी देख लीजिए, गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31, तो 2, 8, 18 और 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ भी बाहरी कक्षा में 3, इसी प्रकार से इंडियम और थैलियम इनकी संयोजकता भी 3 ही होती है। लेकिन जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा होता हुआ चला जाता है। आकार बड़ा होने के कारण नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम में लेकर चलें तो ये हो जाता है 3s2 3p1, 3s2 3p1। तो इस बाहरी कक्षा में s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1। तो यहाँ जो ये p के इलेक्ट्रॉन है ये तो क्रिया कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, लेकिन ये बंध नहीं बनाते। तो भारी तत्वों में s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बंध नहीं बनाते। उसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है s इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के साथ प्रबलता से जुड़ जाते हैं, मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिस कारण ये बंध नहीं बनाते। इसे कहा जाता है पीनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेट करना यानी भेदना, भेदक गुण। तो ये भेदक गुण एस, पी, डी और एफ की ओर बढ़ता है, यानी नाभिक के द्वारा जो सबसे ज्यादा आकर्षण बल लगता है वो एस इलेक्ट्रॉनों पर लगता है, उससे कम पी पर, उससे कम डी पर, उससे कम एफ पर। तो एस ऑर्बिटलों का, एस इलेक्ट्रॉनों का भेदन गुण सबसे अधिक होता है, पेनिट्रेटिंग पावर सर्वाधिक होती है, जिस कारण ये नाभिक से प्रबलता से जुड़ जाती हैं बड़ा आकार होने के कारण, और ये बंध नहीं बना पाते। केवल p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो इस वर्ग में +1 अवस्था का स्थायित्व का बढ़ता क्रम है वो नीचे की ओर बढ़ेगा, और कह सकते हैं +3 का अगर क्रम देखेंगे तो वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। यानी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के यौगिक थैलियम 3 पॉजिटिव की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, जबकि थैलियम 1 पॉजिटिव के यौगिक एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा और जो थैलियम है वो 1 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर अगर 3 पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम की अधिक स्थायी, और अगर हम 1 पॉजिटिव की बात करें तो थैलियम है उसके यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे कम संयोजकता, अधिक स्थायीकरण, कम संयोजकता और अधिक स्थायीकरण। इसी प्रकार से अगर हम इसको कार्बन फैमिली में लेकर चलें, कार्बन फैमिली में आपका कार्बन, सिलिकॉन, कासीजी, जर्मेनियम, टीले यानी टिन, SN और लेड यानी Pb आता है। इसी प्रकार से अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में लें तो नगर पालिका में एस साहब की बीवी यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर चलेंगे, ये आपका चौथा समूह है, ये आपका 5वां समूह है। तो इसमें अगर हम बिस्मिथ के देखें, बिस्मिथ आपका 5 पॉजिटिव भी बना सकता है और बिस्मिथ आपका 3 पॉजिटिव भी बना सकता है, 3 नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन आपका 3 नेगेटिव बनाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर इन दोनों में ही अगर हम लास्ट वाले में देख लें
तो यहाँ पर आपका Sb एंटी मनी 5 पॉजिटिव और एंटी मनी 3 पॉजिटिव। यहाँ पर चूंकि धातुविक लक्षण आ जाते हैं, ये धातु के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए नेगेटिव की बजाय ये पॉजिटिव यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पर तो ये बिस्मिथ का अधिक स्थायी होता है और यहाँ पर अधिक संयोजकता में एंटीमनी का। तो ऊपर की ओर तो अधिक संयोजकता वाले यौगिक और नीचे की ओर कम संयोजकता वाले यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। इसे ही अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। यही आपका यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जो थैलियम 1 के यौगिक हैं, फर्स्ट के यौगिक हैं, वो थैलियम 3 से अधिक स्थायी होते हैं, यानी आपस में भी अगर लिया जाए तो उसको भी देखा जा सकता है। अब इसके बाद आता है श्रृंखलीकरण यानी कैटिनेशन। श्रृंखला होता है जब एक परमाणु से दूसरा परमाणु या एक चेन कड़ी जो होती है, इंग्लिश में इसको चेन बोल देते हैं श्रृंखला को, एक कड़ी से जब दूसरी कड़ी जुड़कर एक लंबी चेन का निर्माण कर देते हैं, चेन श्रृंखला का, तो उस गुण को ही श्रृंखलीकरण कहते हैं। यह पी ब्लॉक के तत्व आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की विशेष प्रवृत्ति रखते हैं, उनका यह गुण ही श्रृंखलीकरण यानी कैटिनेशन कहलाता है। कार्बन में यह गुण सर्वाधिक पाया जाता है। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लेकर चल सकते हैं कि कार्बन के साथ अगर कार्बन परमाणु हम इस क्रम में जोड़ दें तो ये एक प्रकार से आपकी एक चेन बन जाती है, जिसमें आपके कार्बन परमाणु एक लॉन्ग संरचना का निर्माण कर देते हैं। यही संरचना पी ब्लॉक में फास्फोरस में भी प्रेजेंट होती है, लेकिन फास्फोरस में अधिकतम 4 परमाणु ही आपस में जुड़ सकते हैं इस प्रकार से, जबकि सल्फर में 8 परमाणु तक ये आपस में जुड़ सकते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 सल्फर में, जबकि ऑक्सीजन में केवल 2 परमाणु ही आपस में जुड़ सकते हैं। तो जो एक परमाणु की उसी प्रकार के परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण, चाहे वो बंद श्रृंखला हो चाहे वो खुली हुई श्रृंखला हो, इस श्रृंखला के गुण को ही श्रृंखलीकरण यानी कैटिनेशन कहा जाता है। ये इंग्लिश का शब्द है कैटिनेशन, लेकिन आपको हिंदी में लिखा हुआ भी कैटिनेशन मिल सकता है। पूछा जा सकता है आपसे कि कैटिनेशन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। और कार्बनिक यौगिक जो हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसके श्रृंखलीकरण गुण के कारण ही कार्बन के यौगिकों के लिए एक अलग शाखा का कार्बनिक रसायन का निर्माण किया गया है, जिसमें हम केवल कार्बन के यौगिकों को ही पढ़ते हैं। वैसे अकार्बनिक यौगिकों की संख्या जो होती है वो लगभग आपकी 1 लाख तक ज्ञात है, जबकि कार्बनिक यौगिक जो हैं वो लगभग 20 लाख तक ज्ञात किए जा चुके हैं। उसका कारण ये श्रृंखलीकरण ही होता है। और इसी कारण कार्बन के एक यौगिकों के लिए अलग श्रृंखला का, अलग पार्ट का कार्बनिक रसायन जिसको कहते हैं, उसका निर्माण किया गया है। तो ये आपका श्रृंखलीकरण। इसी प्रकार से विकर्ण संबंध वैसे आपका पहले आ चुका है। विकर्ण संबंध क्या होता है? आवर्त 2 के हल के तत्व आवर्त 3 में उपस्थित तत्वों से गुणों में तिरछी समानता इस प्रकार रखते हैं कि 2 तत्वों के गुण जो हैं वे समान हों और वे एक दूसरे के विकर्णते सम्मुख हों। तो तत्वों के गुणों में समानता ही विकर्ण संबंध कहलाता है। अब विकर्ण संबंध का कारण क्या होता है? तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं एवं ध्रुवण अक्षमता का समान होना है। आयनिक त्रिज्याएं यानी जब वो आयन बनाते हैं, और ध्रुवण दूसरे परमाणु को, आयन को अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है वो ध्रुवण अक्षमता होती है। तो जब वे समान होते हैं तो उसके आधार पर ही ये विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। ये हम आपको पहले ही वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं, तो यहाँ से आप उन पिछली वीडियो को देखकर इन टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट, जो कि केवल आवर्त सारणी के नाम से था, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी बचा हुआ आवर्ती गुण, जैसे बार बार यहाँ पर आया है, आयनिक त्रिज्या ही आ गई, इसी प्रकार से संयोजकता होती है, फिर आपके अनेक आयनन विभव होता है, विद्युत ऋणात्मकता आदि शब्द कुछ इन गुणों में आपके सामने, लक्षणों में आपके सामने आए थे। तो उनके लिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रस्तुत करेंगे, तो उनसे आप लोग उनको समझते रहना। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।